बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं 7 और 8 दिसंबर को, यानी डे 8 और डे 9 बनता है, लेकिन अगर मैं डेट वाइज आपको बताऊं तो ये 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को जितने भी आप लोगों के नस्ट NET 1 2024 के अंदर MCQs आए हैं आप लोगों के मैथ के, फिजिक्स के, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इससे प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर लाजमी तौर पे देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने तमाम फिजिक्स के, आप लोगों को मैथ के और इंग्लिश के एमसीक्यूज डिस्कस करवाए हैं, विद सॉल्यूशन डिस्कस करवाए हैं। ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं जो अभी NET 1 2024 के अंदर आ रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो आप लोग चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट रेलिवेंट प्रिपरेशंस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के एंट्री टेस्ट की तमाम प्रिपरेशंस हम आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने NET 1 दी और आप अच्छा स्कोर खुदा ना खास्ता नहीं कर सके, या आप लोगों ने बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी एम कर रखा है, जैसे यूईटी का ई कैट आप लोगों ने एम किया हुआ है, आपने कराची के अंदर NED को एम किया हुआ है, आप लोगों ने कॉम सेट्स, फास्ट, जीकी, प्यास इंस्टीट्यूट, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रखा है, ये आप लोगों के डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, तो हमारा प्रीमियम ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से, जो कि आप लोग जस्ट 6000 के अंदर दे के पे करके इनरोलमेंट ले सकते हैं। ऊपर आप लोगों को कॉन्टैक्ट की डिटेल्स शो हो रही हैं, 0304066600। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशंस के अंदर आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। जस्ट वन टाइम आप लोगों ने पे करना है और एज सुन एज पॉसिबल इसके अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 दिसंबर के बाद हमारे पास अगर सीट हुई तो हम बच्चों को एनरोल करेंगे, अदरवाइज हम 10 दिसंबर के बाद स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसलिए आप लोगों के पास अभी 1-2 दिन ही है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वन टाइम पे करेंगे और इसके अंदर आपको मिलेगा क्या? ऑल यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, नॉट नॉट लाइक 10 है, 15 है या 25 है, बल्कि तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोगों को मिलेगी इसके अंदर। और साथ में हमारी लाइव रेगुलर क्लासेस चलती हैं, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट टीचर होता है, जिसका 15-15 साल, 16-16 साल एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है। तो इन तमाम एक्सपर्ट से, तमाम रिसर्चर से, तमाम इन सब्जेक्ट के मास्टर लोगों से पढ़ें, अपने एंट्री टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करें, टॉप करें, जैसे हमारे स्टूडेंट ऑलवेज बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टॉप पे रहते हैं। चाहे नस्ट को देख लें, फास्ट को, कॉम सेट्स होते हैं, हर मंथ हो रहे हैं, हर मंथ हमारे स्टूडेंट 90 को क्रॉस कर रहे होते हैं। जाके सक्सेस स्टोरीज में आप लोग जाके देख भी सकते हैं हमारे रिजल्ट्स वगैरह। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक नजर आ रहा होगा। ये कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं वो पहले इसको सुन भी रहे होते हैं, कई स्टूडेंट नए होते हैं, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें और यूट्यूब को अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब करें। चलें शाबाश, पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को पॉज करें, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये 10 दिसंबर से आप लोगों ने सेशन ज्वाइन करना, आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। टेस्ट सेशन क्या, इसके अंदर प्रिपरेशन क्या, ईच एंड एवरीथिंग कवर होगा। सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे। अब एमसीक्यूज की सर बात कर लें आप। यहाँ पे हमारे पास है द वेव नेचर ऑफ लाइट इज primarily डेमोन्स्ट्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास से जो वेव नेचर है उसको कौन कर रहा होता है? वेव के लिए तो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन होता है, तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रिमेंबर स्टूडेंट्स, 2-3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अगर तो आपसे पूछा जाए कि वेव नेचर को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, तो वेव नेचर को, लाइट की वेव नेचर को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, ये तमाम जो प्रोसेस हैं ये लाइट की वेव नेचर को प्रूव करते हैं। के अलावा जो हमारे पास लाइट की पार्टिकल नेचर है, हर एक ऑब्जेक्ट की डुअल नेचर है। अब अगर लाइट है तो लाइट बिहेव्स लाइक वेव एज मोर प्रोमिनेंट, और उसकी पार्टिकल नेचर लेस प्रोमिनेंट है। पार्टिकल नेचर कैसे पता चलेगी? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना की मदद से, कॉम्पटन्स इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन याद रखना है, ठीक है? तो इनकी मदद से, और जो रेडिएशंस है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, उसकी मदद से भी हमें पता चल जाता है कि ये पार्टिकल नेचर है। और जो डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस है, ये किसको शो करते हैं? लाइट की वेव नेचर को। लें जी, यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी है। उसके बाद है द कॉम्पटन इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। Always remember, as I told you in previous MCQs, like if we will ask to find what phenomena or which phenomena will truly explain the light behavior of the wave behavior of light,
must remember that reflection, diffraction, and polarization, in these phenomena, light will behave as wave. Like reflection is what? Like bounce. Light is coming from one medium, after striking to second medium, it will bounce back to the first medium where it is incident. So that is called reflection now. तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली किसको बताता है? वेव नेचर को. रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग एट सम एंगल, दैट इज एक्चुअली the property of wave, and property of wave is more prominent for light, so we can say कि light is more wave, less particle, but absolutely it is a particle. और particle nature को कौन करेगा? कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट किसको करेगा भाई? पार्टिकल नेचर, या इसको फोटोन नेचर भी कहते हैं या फोटोन थ्योरी भी कहते हैं. ई कैट में वो ये वर्ड यूज करता है फोटोन थ्योरी का, याद रखना. फिर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट दैट लाइट बिहेव्स एज वेव, लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल कॉल्ड फोटोन. यस डेफिनेटली, अभी आपको बताया. तो भाई लाइट किसकी तरह बिहेव करती है? एज अ पार्टिकल बिहेव करती है. उसके बाद इन कॉम्पटन इफेक्ट द चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड इज गिवन बाय, यानी जो वेव एक्स रे स्कैटरिंग होती है ये किससे दी जाती है? मैं ये बेसिकली उसने पूछा कॉम्पटन इफेक्ट वाले में से. तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है, एक्सरे का फोटोन होता है एक्चुअली. कॉम्पटन इफेक्ट कौन देता है? एक्सरे का फोटोन देता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विजिबल लाइट का फोटोन देता है. और जो पेयर प्रोडक्शन है वो गैमा रेस का फोटोन देता है. अब जो कॉम्पटन इफेक्ट है जो कि एक्सरे का फोटोन देगा, एक्सरे का फोटोन इंसिडेंट करवाया जाता है एक मैटर के ऊपर. जैसे ये इसका फोटोन आया एक्सरे का, स्ट्राइक होने के बाद इसकी वेवलेंथ हो जाती है ज्यादा. इसे कहते हैं इंसिडेंट वेवलेंथ. इसे बोलते हैं इंसिडेंट, इसे बोलते हैं स्कैटर्ड वेवलेंथ. और ये जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है इसे हम बोलते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ. कॉम्पटन्स वेवलेंथ. अब कितना वेवलेंथ में चेंज आया इसे कहते हैं डेल्टा लैम्डा. इसे कहते हैं डेल्टा लैम्डा, विच इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ शिफ्ट, या इसको लैम्डा शिफ्ट बोला जाता है. तो ये लैम्डा शिफ्ट इक्वल होता है एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ थीटा. तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? एच अपॉन एम नॉट सी इंटू वन माइनस कोसाइन ऑफ थीटा. सो दैट इज बीटा ऑप्शन. यहाँ पे एक और चीज भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. अगर वो पूछे कि किस एंगल के ऊपर सबसे ज्यादा कॉम्पटन शिफ्ट आता है, दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज. हाउ सर at 180 degrees Compton shift will be maximum? I will prove. That is h upon m naught c into 1 minus cosine of theta. So by putting values, theta equal to 180 degree, cosine of 180 is minus 1. So 1 minus into minus 1, that will become plus 2, and delta lambda will be 2 time of Compton's wavelength. So you can check delta lambda, which is Compton shift, that is twice of Compton's wavelength. So you can say, you can judge at theta equal to 90 degree, Compton shift will be maximum. But he may ask at which angle Compton shift will be maximum, that is 180 degree. He may ask at which angle Compton shift will be 2 time of Compton's wavelength, that is same angle like 180 degrees. But if he will ask at which angle Compton shift will be minimum, that is theta equal to 90 degree, because theta cosine of theta 90, that will be 0, 1 minus 0, 1 minus 0, that will be no, that will be cosine of 90, that will be 0, and cosine of 0, that will be 1. So you can check at theta equal to 0 degree, Compton shift will be minimum, not 90 degree, not 90 degree, that is 0 degree, because cosine of 0 is 1, 1 minus 1, that will be 0, 0 into something, that will be 0. So at theta equal to 0 degree, there will be no Compton shift. But what about theta equals to 90 degree? At theta equal to 90, cosine of 90 will be 0. So you can say Compton shift will be equal to Compton's wavelength at theta equal to 90 degrees. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज, व्हाट इज दैट एफ नॉट थ्रेशोल्ड? बेसिकली ये हमें बताती है कि आप ये फ्रीक्वेंसी अगर दोगे ना, या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आप लेके आओगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं मेटल की सरफेस में से, एंड दैट इज एक्चुअली कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कि जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है, एनर्जी शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल. अगर अब देखो ना, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कम है मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो फिर तो इंसिडेंट फोटोन जितना भी स्ट्राइक कर ले वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकाल सकता. तो मेटल की आयोनाइजेशन को बेसिकली किसे कहते हैं? वो कहते हैं उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकले. तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन कब निकल पाएगा? जब मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी जितना या उससे ज्यादा आप फोटोन लेके आएंगे. ठीक है.
तो वो विजिबल के पास तो इतनी एनर्जी नहीं होती है। सॉरी, ये इससे जो ऑर्डिनरी हमारे पास लाइट है उसमें विजिबल लाइट के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है, जिसकी एनर्जी की रेंज हमारे पास 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। इसके बाद हमारे पास इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये विजिबल लाइट को फोटोन देता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज। जो एनर्जी है बेसिकली ये क्या काम करती है, ये एक तो वर्क फंक्शन करती है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज वाई हमारे पास बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यानी हमारे पास क्या बनता है, जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है ना दैट विल बी ई नॉट थ्रेश होल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रॉपर इसका ये होता है ई एनर्जी तो एच एफ होगी और ई नॉट थ्रेश होल्ड कितनी होगी, एच एफ नॉट माइनस हाफ एम वी स्क्र। ठीक हो गया, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी। फिर अगर वेलोसिटी भी दे दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 500 नैनोमीटर। कैसे, वेव इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है लैम्डा, दैट विल बी v अपॉन एफ। तो यहाँ से लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, v हमारे पास है 3 × 10⁻⁸ और f हमारे पास है 6 × 10⁻14। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3 2 तो 0.5 बन गया, 0.5 इंटू मल्टीप्लाई भाई ये ऊपर जाएगा तो -6 बचेगा। अब यहाँ पे देखें पॉइंट इधर लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे तो 100 में आ रहे हैं, तो इसको अगर मैं 500 बना लूं, अब पॉइंट इधर था ना, तो देखें 5 के बाद एक स्टेप, यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ था ना, यहाँ से आप इधर आए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ पे पॉइंट एक्चुअली है ना, तो 3 स्टेप आप इधर आए, ऐसे ही आप 3 स्टेप एक्चुअली इधर को आए ना, तो इसलिए अब देखें आपको यहाँ पे -3 को करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना, आपने 10⁻⁻6 तो एज इट इज था, तो साथ आपने -3 को कर दिया, तो ये -9 बन गया। तो 500 इंटू 10⁻⁹ और इसको मैं लिख सकता हूँ 500 इंटू इस -9 की जगह पे नैनोमीटर लिख लिया। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स इसको दोबारा देख लेते दफा क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन थी और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेवलेंथ निकालनी थी, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ये इक्वेशन यूज की। इसके बाद यहाँ से लैम्डा को साइड पे कर लिया, v अपॉन एफ आ गया। यहाँ पे v का वैल्यू भी मैंने पुट कर दिया, f का भी पुट किया, तो ये 0.5 बना, यहाँ पे -6। तो ये देखे ना, अब मैंने 0.5 था ना, इसको मैं 1 2 3 स्टेप आगे लेके, क्यों, क्योंकि मैंने आंसर भी साथ साथ देखे। एंट्री टेस्ट में डियर स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर अपने आंसर साथ साथ देखने हैं, और सबके साथ नैनोमीटर था तो और आसानी होगी। तो मैंने इसको -6 को किसी तरीके से -9 बनाना था, क्योंकि भाई आपकी वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में है, फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्स है, तो अब वेवलेंथ भी तो मीटर में आनी थी ना, लेकिन यहाँ पे तो मीटर नहीं है, यहाँ पे तो नैनोमीटर है। तो इसलिए अगर तो ये हमारे पास लिखा आए ना, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको मैं लिख सकता दैट इज मीटर, या इसको मैं क्या लिख सकता, 0.5 माइक्रोमीटर लिख सकता हूँ, एक ही बात है। लेकिन ऐसा तो आंसर नहीं था, नैनोमीटर में थे, तो इसलिए इस 0.5 को मैंने फर्दर क्या किया, 0.5 था ना, एक जीरो, फिर एक और जीरो, तो यहां से देखें पॉइंट एक स्टेप गया, दूसरा स्टेप गया, तीसरा स्टेप गया, तो 3 स्टेप के बाद पॉइंट हमने यहाँ पे प्लेस किया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो ये माइक्रोमीटर तो ऑलरेडी था, -3 माइक्रो को दे दें तो वो नैनोमीटर बन जाता है। आई होप अब आप लोगों को ये फुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन भी हमारे पास हुआ है। तो ये हमारे पास दैट विल बी 500 नैनोमीटर। इसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस इलेक्ट्रिसिटी। इसका ये वाला जो आंसर लगा हुआ है ना, ये इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हुई, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 500 नैनोमीटर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड, इसलिए मैं आपको यहाँ पे साथ साथ करवा रहा हूँ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 to 60 होती है, बाद बुक्स पे लिखा होता है, लेकिन 50 इज द राइट आंसर। इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो डी एक्स ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो डी एक्स ही नहीं आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, तो नन ऑफ दीज आएगा ना। तो इसलिए हमारे पास वैसे एक्स स्क्वायर का क्या बनना था, दैट विल बी x³ अपॉन 3 प्लस सी बनना था। तो अल्फा बन सकता था, इट कुड बी अल्फा ऑप्शन, बट इट इज डेल्टा ऑप्शन, बिकॉज जो डिफरेंशियल है डी एक्स दैट इज मिसिंग। ये हमारे पास क्या होता है, जो डी एक्स होता है ये बोलते हैं कंसिडरेबल चेंज। डेल्टा एक्स क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज।
डेल्टा वाई भी वेरी वेरी स्मॉल चेंज। फॉर एग्जांपल एक अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, इसको मैं वेरी स्मॉल पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो ये जो स्मॉल पैचेस है ना, इसको डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई बोलते हैं। और जो सम ऑफ ऑल डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, तो ये मिल के डी एक्स बना देता है, एंड डी एक्स इज व्हाट, दैट इज कंसिडरेबल चेंज। अगर आप लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता आ रही है, तो आप लोग यूट्यूब के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम टाइप करें, और हमारे चैनल के अंदर आप रीसेंट वीडियोस में जाएंगे, जो कि आप लोगों का चैनल है। रीसेंट वीडियोस के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को एक 12 मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन नजर आएगी, उसमें डेरिवेटिव को मैंने बहुत एंड तक एक्सप्लेन किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला उस वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे नन ऑफ दिस का आ गया। व्हाट इज द चेकमेट के स्पेलिंग पूछ रहा है, तो चेकमेट के हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज CHECKMATE। सो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज एल्फा ऑप्शन। उसके बाद है अहमद इनवाइट्स 15 पीपल टू अ डिनर, द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 45 men, 5 women and 5 children. How many ways can they be seated at different round tables? तो रिमेंबर दैट डिफरेंट राउंड टेबल वाला आ जाए तो इसका रिलेशन हमारे पास होता है n-1 इंटू फैक्टोरियल। तो n हमारे पास कितना है, दैट इज 15, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज n। सो वी कैन राइट 15 - 1 इंटू फैक्टोरियल। सो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक दफा सारे स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, और मुझे ऑल डन का मैसेज चाहिए नीचे, ऑल डन लिखेंगे। फुल क्लियर हो रहा है यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक फिजिक्स के एमसीक्यूज देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, मैंने यहाँ पे देखा रेजिस्टेंस का रिलेशन। रेजिस्टेंस हमारे पास होता है रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस भाई हमारा रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस हमारे पास लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस हमारा एरिया पे भी कर रहा है। वो अलग बात है, लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली है, ठीक है। एरिया के इनवर्सली है, यानी आर इनवर्सली टू एरिया। भाई अगर एक हमारे पास ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एक हमारे पास कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो अगर आपसे कोई पूछे, आपसे पूछे कि किस वायर के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो जिसका एरिया कम होगा ना, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसमें हीटिंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि हीटिंग और रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी एक साथ साथ बात आप देख सकते हैं। तो इसका तो ऑल ऑफ दीज बनेगा, क्योंकि हमारे पास हीटिंग क्या होती है, हीटिंग इज H = I²RT। तो यहाँ पे देखेंगे तो हीटिंग भी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली है। वैसे भी एक कॉमन सेंस है भाई, जहाँ पे रेजिस्ट ज्यादा कोई चीज हो रही होगी, तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सो रिमेंबर दैट जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, physical dimensions, nature of material, that is what, that is actually resistivity. That is not actually 100% resistivity, but you can say nature of material that is dependent on resistivity. Somehow he is talking about resistivity, you can say, because resistivity is what, that is nature of material. So nature of material is what we can say resistivity, but not that is 100%, but that is aligned with resistivity. Got it? So whenever he will say resistance depends upon what factor, remember that on temperature, physical dimensions like length, area, and nature of material. But if he will ask instead of resistance, he uses like resistivity. He uses the word resistivity. Resistivity of a conductor depends upon which of the factor. Remember that. Resistivity, you can say resistivity will be what? Some students will get like resistivity will be RA upon L. So, sir, resistivity is dependent upon area and length. No, resistivity does not depend upon area and length. It only depend upon nature of material, because it is a property of material. If you will change material, then resistivity can be changed, rather than you are changing area and length. That will not affect at all resistivity of any conductor. The next expression is just we have to find what expression for sine for x, like is not the asking about derivative. Yeah, we can calculate derivative like cosine of 4x into 4, that should be 4 cosine of x, not like 4 sine x. That is what we have not read. 4 sine x cosine, no, none of this. Yes, C option will be the best option. All right, that is sine 4x equal to 2 sine 2x cosine 2x. Remember that, that is doubling the angle, like sine 2 theta. What is sine 2 theta?
that will be 2 sine of theta into cosine of theta. If we have doubled the angle 4 theta, that will be double like sine 2 theta and cosine 2 theta. Instead of derivative, that is not taken as derivative. That is not derivative. Actually, that is what that is relation for double angle formula. Double angle formula like cosine 2x, that will be cosine square x minus sine square x. Or instead of that, you can use relation like that will be what, that will be 1 minus 2 sine square x, or you can use 2 cosine square x minus 1. So cosine 2x will be cosine square x minus sine square x, or you can use 1 minus 2 sine square x, or you can use 2 cosine square x minus 1. तो ये हमारे पास सारे रिलेशंस होते हैं इसके कोसाइन टू एक्स के। इसी तरह जो साइन टू एक्स होता है, इसका रिलेशन क्या होता है, दैट इज टू साइन एक्स और कोसाइन एक्स, और अगर एंगल डबल कर देंगे तो आगे भी डबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following best defines temperature? Temperature is what? That is amount of energy. No, no, no. That is degree of hotness or coldness. Yes, that is temperature. That is basic definition you have read in your basic classes. So beta option is right option. Next one is in young double slit experiment, the fringe spacing. Yes, fringe spacing. I remember that is delta y is equal to lambda L upon D. Fringe spacing is what? That is how thick or how much any spacing that is thin or thick, like bright fringe may be or dark fringe may be there. Like जो central spot होगा that is always bright because there is always constructive इंटरफेरेंस। जो डेल्टा वाई है फ्रिंज स्पेसिंग, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड कर रहा है डी पे। डी इज व्हाट, दो स्लिट्स है ना, इनके दरमियान में ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला, इसको डी बोलते हैं। अगर बढ़ा दोगे तो फ्रिंज स्पेसिंग कम हो जाएगी, अगर इसको कम कर दोगे तो फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर लेंथ, लेंथ क्या है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, जो स्लिट्स हैं, स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको कैपिटल एल बोला जाता है, ठीक है। लेंथ मीटर में मेजर करेंगे। लैम्डा इज व्हाट, दैट इज वेव लेंथ ऑफ जो हमारे पास लाइट है। आपको पता है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम यूज करते हैं, ठीक है, सिंगल कलर्ड लाइट को यूज किया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग बिकम्स 3 times लार्जर, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कुड एक्सप्लेन दिस इनक्रीज, या यू कैन यूज डी, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई थ्री ना, इसको डी बाई थ्री कर दो, इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाई 3 times, यस। Increasing the distance between the screen and slit by, yes, that can be a fact. और decreasing the distance between the slit 1/3, as I said के जो d है उसको d by 3 कर दो। भाई ये तो तीनों से कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठा नहीं करना है, तीनों को। वो कह रहा है कि which of the following changes could explain this, which of the following, कौन सा कर सकता है, तो तीनों कर सकते हैं ना, तो all of these I will choose delta option। इसके बाद हमारे पास है जनाब डेरिवेटिव ऑफ एफ सी और एफ, जो हमारे पास एफ डैश सी हो जाएगा, इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई मैक्सिमम मिनिमम का तो मैंने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इसका डबल डेरिवेटिव हम लेंगे, अगर ये लेस देन जीरो है तो ये मैक्सिमम को शो करेगा, और जो इसका दूसरा डेरिवेटिव है ग्रेटर देन जीरो आएगा तो ये मिनिमम को शो करेगा। तो एफ सी कुड बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, बिकॉज हमारे पास अगर एफ डबल प्राइम सी हमारे पास जीरो आ जाए तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद है z इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x प्लस, ये सारा कुछ दिया हुआ है, z किसके इक्वल होगा, दैट विल बी 1। कैसे, इसका स्केल z है ना, तो z का अगर हम स्केल लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल कोसाइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आ जाएगा, 1 के इक्वल है। अब 1 की पावर जितनी मर्जी कर लें तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट सेम ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो यहाँ पे भी z5 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन भी ये देख सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऐसे ही है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है। फिर अब फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका हमारे पास फोकस क्या बनेगा, a0 बनेगा। ऐसे ही है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला ये वर्टिकल है, सारे स्टूडेंट बताएंगे। हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो हमारे पास वर्टिक्स क्या बना, a0, और इसका वर्टिक्स 0 0 है, कमिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो फोकस इसका क्या होगा, a0 होगा, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अ ट्राइंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 3 4 5 है, तो बताइए कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है, डेफिनेटली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो अब आपको याद होना चाहिए, 5 स्क्वायर के इक्वल होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास कितना होता है, 9 + 16 25 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सेम है। तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी द वर्टिसेस आर 2 3 6 7 एंड 8 1 विथ व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी। ए और सी का क्या है जी, ए और सी को मैदान में लेके आ जाए। ए और सी आ गया, 1 2 3 है ए और सी, हमारे पास है 8 1। इसको लिखेंगे ओ सी माइनस ए, ओ ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो वो ये नहीं कह रहा है, यहाँ पे तो ए सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट हम लोग सब जानते हैं कि मिड पॉइंट होता है, इसको x1 कह लो, इसको y1 कह लो, इसको x2 कह लो, इसको y2 कह लो। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आता है, और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 आता है। ले जी, तो यहाँ पे देखें 2 प्लस ये 5 × 2 बनेगा, वैसे ही पता है अल्फा ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। जो छोटी सी एफर्ट एक करते हैं ना हम भी यहाँ पे। और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 + 1/2। तो ये हमारे पास 10/2 दैट विल बी 5, और दूसरा पॉइंट 4/2, 4/2 दैट विल बी 2। तो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बन गया इसका, नॉट ऑर्डर पेयर, व्हाट विल बी द मिड पॉइंट, दैट विल बी 5 2 हमारे पास बन गया। लें जी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है व्हाट व्हेन अ लाइन लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस द लाइन इज। बताएं, लाइन अगर लाई कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, एसिम्प्टोट है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ये पैरेलल टू है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, सारे स्टूडेंट्स का मैसेज करेंगे, इस क्वेश्चन का वीडियो को स्टॉप करके मैसेज करेंगे, फिर देखेंगे आंसर को। बहुत इजी बेसिक लेवल का। इसके बाद आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स को डिस्कस करते हैं। आइसोबार्स और आइसोटोन्स को डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, आइसोबार्स में सेम एटॉमिक मास होता है, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, आइसोटोप्स में जी सेम होता है। जी सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है नहीं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं, सेम एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यस, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, इसी को तो हम बोलते हैं क्या भला, एटॉमिक नंबर। तो इसलिए ये बात तो सही लिखी हुई है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसकी जगह पे वो प्रोटॉन भी यूज कर सकता था। इलेक्ट्रॉन यूज करे, प्रोटॉन यूज करे, या एटॉमिक नंबर यूज करे, तीनों का मतलब सेम है। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद है इफ द पॉइंट और रिप्रेजेंटेड पी ए पी बी, द एरिया, एरिया किससे निकालेंगे, 1/2 पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी बीट ऑप्शन। ये जिस एक मिनट यहाँ पे ये देखें, 1/2 पी ए प्लस पी बी, तो ये एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास होता है फॉर्मूला। इसके बाद है हमारे पास इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन की कमी आ रही है ना, न्यूट्रॉन की अलावा तो आप फिशन रिएक्शंस को या चेन फिशन रिएक्शन, किसी को आप इनिशिएट ही नहीं कर सकते हो। तो न्यूट्रॉन्स की मदद से आप लोग जो फिशन रिएक्शन है इसको इनिशिएट किया जाता है, और उसके बाद फर्दर आगे, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फिशन रिएक्शन हुआ है, फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर, जैसे ये स्प्लिट हो गया दो न्यूक्लियाई में। अब ये जो दो फर्दर न्यूक्लियाई हैं इनके साथ में न्यूट्रॉन्स भी बन रहे होते हैं, न्यूट्रॉन्स का मैस तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इनके पास मैस तो होता है, और यहाँ पे फर्दर हमारे पास मैस तो इनका प्रोटॉन से भी ज्यादा होता है, लेकिन इनके पास चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन फर्दर इनके ऊपर अटैक करते हैं, इनको फर्दर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर देते हैं, फर्दर आगे न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको फर्दर ये आगे से आगे चेन रिएक्शन चलता जाता है, दैट इज चेन फिशन रिएक्शन। इवेल्युएट द लिमिट, ये एक लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड से मेजर की गई, एक फ्रॉम राइट साइड से। द एक्सप्रेशन ये किसको शो करेगा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नीचे 2 पुट करेंगे एक्स 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड को इंडिकेट कर रहा है, ये राइट साइड को इंडिकेट कर रहा है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग, तो ये ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल कर रहा है, तो फोर्स किधर को एक्ट करेगी, डेफिनेटली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करता है तो सिर्फ उस पर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है और टेंशन जीरो होती है। ये एक और चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे टेंशन की फोर्स कितनी होगी हमेशा याद रखना है, दैट विल बी जीरो। यानी कि जब भी हमारे पास बॉडी फ्री फॉल करती है तो टेंशन की फोर्स हमेशा जीरो होती है, जबकि ग्रेविटी एक्ट करती है और वो किधर होती है, डाउनवर्ड होती है। रिमेंबर दैट, ग्रेविटी की फोर्स हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होती है। इसके बाद जनाब हमारे पास है 3 वेक्टर्स ए बी सी, ये क्या होंगे, ये कोप्लेनर तब हो सकते हैं अगर इनका ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी, ये हमारे पास क्या आ जाए, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास कोप्लेनर होंगे। यहाँ पे कंडीशंस भी लिखी हुई हैं,
अगर ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी ये जीरो आ जाए तो कोप्लेनर है। अगर परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी आपके ख्याल में क्या आना चाहिए? ए बी कोसाइन ऑफ 90 आना चाहिए। कोसाइन ऑफ 90 तो जीरो होता है। तो इससे हमें ये पता चला, ये छोटी छोटी बातें इसकी यार प्रैक्टिस करके रखो, कि अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, कह सकता हूँ स्केलर, ये इसको डॉट कह लो, डॉट कह लो, ये इसको इनर प्रोडक्ट कह लो, तो अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर है। अगर जीरो ना आए तो नॉन परपेंडिकुलर है। पैरेलल हो सकते हैं भाई, एंटी पैरेलल, वो जो भी है, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आ गया, इसका मतलब है वो दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जीरो नहीं आया तो वो नॉन परपेंडिकुलर है। अगर अगर तीन वेक्टर्स हैं और उनका आप लोग दो का क्या लो, क्रॉस प्रोडक्ट लो, वेक्टर प्रोडक्ट लो, और उसका एक पहले वेक्टर के साथ डॉट ले लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाए, जीरो। तो इसका मतलब है ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। उनका आप सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको सॉल्व करें तो देखें इनका ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी कितना है, जीरो है। इसके बाद आप प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च, सारा कुछ ठीक बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को यू कह लिया, चलो मेरे माइंड में वी आई आ रहा था, उसने यू कह लिया। मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट विल बी अल्फा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट विल बी मैक्सिमम हाइट का पूछ रहा है ड्राइव। तो हमारे पास वेलोसिटी तो जीरो, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, दैट इज वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। हमारे पास ये अल्फा ऑप्शन तो राइट नहीं ना बना, दैट इज नॉट। ये हमारे पास वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी यहाँ पे। अच्छा वो पूछ रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद एन इनिशियल स्पीड यू एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल जो हमारे पास वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे ये अल्फा ऑप्शन ही बनेगा। तो इसका यहाँ पे ये सोल्यूशन भी दिया गया है। इसके बाद है व्हाट इज द फार्मूला फॉर टेंजेंट टू एक्स। टेंजेंट टू एक्स को था टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्केयर एक्स, अभी आपको बताया था। साइन टू एक्स का रिलेशन होता है टू साइन एक्स इंटू कोसाइन ऑफ एक्स। कोसाइन टू एक्स का हमारे पास होता है कोसाइन स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। इसके बाद टेंजेंट टू एक्स का हमारे पास रिलेशन होता है टू टेंजेंट एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्केयर एक्स। ये डबल एंगल फार्मूलाज याद रखने हैं। यहाँ पे हमारा टू एक्स होगा, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे भी टू एक्स है, यहाँ पे भी एक्स एक्स होगा। अगर इसको फोर एक्स कर देंगे तो ये टू एक्स हो जाएगा। इसको फोर एक्स कर देंगे तो यहाँ पे भी टू तो रहेगा, ये टू नहीं चेंज होगा, साइन टू एक्स हो जाएगा, कोसाइन टू एक्स हो जाएगा। लेकिन जी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक खत्म। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन इसके देखता हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को कुछ मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें वाइंड अप है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैथ के अंदर अगर आप लोगों ने अभी 9 दिसंबर और 10 दिसंबर वाला टेस्ट देना है, तो आप लोग सीक्वेंस और सीरीज वाला लाजमी तौर पे अच्छे से कवर कर लें। आप लोग मैथ की बात कर रहा हूँ, आप लोग कम्बिनेशन वाला और परमुटेशन वाला अच्छे तरीके से कर लें। आप लोग मैथमेटिकल इंडक्शन वाला अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के भी एमसीक्यूज कर लें, उधर से भी आ रहे हैं एमसीक्यूज। कुछ एनिटीज वगैरह जो डेज हैं वो थोड़े से टफ आ जाते हैं, टफ नहीं होते हैं। इसका सॉफ्टवेयर जो नस्क का एंट्री टेस्ट में डेवलप हो रहे हैं, वो एक्चुअली रैंडम एमसीक्यूज को डेवलप कर देता है बाज दफ़ा। मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें ना, वो बाज दफ़ा डायग्राम वाले क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लेता है, बाज दफ़ा थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें आ जाती हैं। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको नो हाउ होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ स्किप करके जा रहे हैं ना किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए, ये आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। चीज़ें स्किप नहीं करके जाना है, मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ के जाएं, मैक्सिमम चीज़ों को करके जाएं, फिर जाके आप लोग एनईटी को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और हमारे जो स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 160 को क्रॉस कर रहे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 150 को क्रॉस कर रहे होते हैं, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन स्टूडेंट्स की एफर्ट्स हैं। और हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो अल्लाह को इंशाल्लाह ताला ये एफर्ट्स हमारी कबूल होंगी इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो अल्लाह के सामने ये रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह बच्चों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, और जैसे आते भी आए हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए जो ये चीज़ें हैं इनको मैक्सिमम पढ़ के जाएं। याद रखिएगा ऐसा नहीं हो सकता है कि बोर्ड में तो आप लोग
ओवर द नाइट पढ़ के टॉप भी कर सकते हो, ठीक है ना, सिलेक्टिव चीजें। लेकिन एंट्री टेस्ट में सिलेक्टिव वाली चीजें का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी चीजें पढ़ना पड़ती हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग जो फिजिक्स है उसमें जो बेस यूनिट्स हो गया, वेक्टर वाला टॉपिक हो गया, फोर्स एंड मोशन वाला, वर्क स्पेशली वर्क पावर, इनको ग्रिप कर लें। सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये चीजें अच्छे से तगड़ी पढ़ के जाएं। थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो चीजें एप्लीकेशन बेस है ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर पूरा एप्लीकेशन है, फिजिक्स आपकी पूरी एप्लीकेशन बेस है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में तो ऐसे कूट कूट के भरा हुआ एप्लीकेशन, अच्छे तरीके से उसको पढ़ के जाएं। इंजन्स की वर्किंग है, पूरा हाई प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशंस है, तो वो लाजमी तौर पे करके जाएं। ऐसी चीजें याद रखिएगा। आपकी ना वो जर्नल सेंस चेक कर रहा होता है एंट्री टेस्ट के अंदर, तो सॉफ्टवेयर को कमांड में ऐसी दी जाती है, उसको कमांड ही ऐसी दी जाती है जो स्टार्ट में उसको डेवलप किया जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं, कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड आपकी बुक लाइंस भी आ रही होती हैं। तो कोशिश करें चीजों को डीपली बहुत पढ़ें, लेकिन बुक लाइन भी पढ़ें, और चीजों का आपको एक ओवरऑल भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। बस वो एक जनरली चैप्टर में से आपको चेक कर लेता है क्या इसको वाकई नहीं हुआ हुआ है। बाज दफा देखो ना, एक साइन डिफरेंशियल का हटा देता है। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने नोटिस करना होता है, ये नहीं कहना होता ये प्रिंट मिस्टेक है, उधर कोई प्रिंट मिस्टेक या कंपोजिंग मिस्टेक नहीं है। तो वो जो चीजें हैं उसके मुताबिक आपको डील करना है। एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर हो भी जाती हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उधर ये चीजें फुल मिनिमम होती हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अपने मार्क्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत स्टूडेंट्स शेयर कर भी रहे हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आप जो भी हैं, जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, हमारी वीडियोस को देखते हैं, अल्लाह आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे इंशाल्लाह। आप लोग अपने अपने एम में, जो आप लोगों के नेक जो डिज़ायर्स हैं, अल्लाह सबको पूरा करें इंशाल्लाह ताला। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे ये यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों ने अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे शेयर करना है, और आप लोगों ने बताना है ये वाली वीडियोस आप लोगों को कितनी अच्छी लग रही हैं। हम आप लोगों के लिए डे 1 से लेके आज देखो डे 9 तक की वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब आप लोगों के लिए दिन भर रात ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं। अब बाकी जो फैकल्टी है, पूरी टीम मेंबर है सारे, जो मेरे साथ भाई हैं, वो सारे लगे होते हैं इन चीज़ों में, आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो थिंग इज़ कि आप लोगों का ये यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो आप लोगों ने खुद भी इसको लाजमी तौर पे टाइमली सुनना होता है। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना होता है, या आपके जितने और फ्रेंड्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर करना होता है, जो रेलिवेंट टू एजुकेशन, रेलिवेंट टू योर एंट्री टेस्ट हो, जो ये इन एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लास्ट ऑफ लास्ट आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पास एजुकेशन सिस्टम 10 दिसंबर से ऑनलाइन सेशन आप लोगों को ऑफर कर रहा है। इसके बाद सीट्स होंगी या नहीं इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं आई नो, अभी वो एनईटी वगैरह कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी इस डेट को एक्सटेंड भी कर लें, लेकिन इसके बारे में हम श्योर नहीं है। मैं आपको हतमी ये नहीं कह सकता हूँ कि इसकी डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन 10 दिसंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। एज सुन एज पॉसिबल इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। जस्ट 6,000 के अंदर आपको मिलेगा पूरी वीक के अंदर लाइव क्लासेस, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बंदा है, वो आपको पढ़ाएगा, बहुत एक्सपर्ट बंदा है, 15-15 16-16 साल उसने एंट्री टेस्ट को पढ़ाया, वो पढ़ाएगा आपको। साथ में उसकी रिसर्च है, जानता है कैसे एनईटी को कवर करना है, ई कैट को करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन में मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, वर्कशीट्स भी मिलेंगे, उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, और सोल्यूशन की डिस्कशन भी होगी लाइव क्लास में। समझ रहे हैं आप इस बात को कि लाइव क्लास में उसकी डिस्कशन होगी। साथ में हमारा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है, हम वो पूरी फेज में से बच्चों को गुजारते हैं। एक तो ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी होगा, वर्कशीट्स भी होगी भाई। एक जो जब हमारा स्टार्ट होता है ना कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन, उसमें क्या होता है, हर चैप्टर का टेस्ट, हर चैप्टर का पूरा वर्कशीट सॉल्व करवाई, फिर हाफ बुक के, क्वार्टर बुक के हुए पहले, फिर हाफ बुक के हुए, फिर फुल बुक के हुए। हर एक सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स है, आपका बेसिक मैथ है, आपकी इंग्लिश तो फिजिक्स और मैथ है, और साथ में आपका अगर सोशल साइंसेज बिजनेस के स्टूडेंट है, आपका अगर वो बेसिक मैथ है, तो उन सब के एफएलपीज अलग अलग होते हैं। और फिर एक हमारा मॉक टेस्ट होता है। वो मॉक टेस्ट हमारा जो एक होता है ना, मतलब होते हैं वो 10 है मॉक टेस्ट, लेकिन उस एक मॉक टेस्ट के आपको बता रहा हूँ 10 सारे सेम ही होते हैं, मतलब सब में ये चीजें होती हैं। तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्ट रेलिवेंट टू एनईटी, मोस्ट रेलिवेंट टू ई कैट, मोस्ट रेलिवेंट टू एनटीएस होते हैं। तो लास्ट पे हम 10 मॉक टेस्ट ले रहे होते हैं, मतलब मैं एक को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि सब 10 के 10 के अंदर ये चीजें होती हैं। तमाम सब्जेक्ट्स होंगे, तमाम रेलिवेंट टू योर एंट्री टेस्ट होते हैं। तो ये सारा कुछ मिलेगा आपको जस्ट 6,000 के अंदर। एज सुन एज पॉसिबल अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, इंशाल्लाह खुश हो जाओगे।
तैयारी अच्छे से हो जाएगी, टॉप ऑफ द लाइन आ जाओगे, और जो डिजायर किया हुआ है तुमने यूनिवर्सिटी, जो बचपन से एक ख्वाब तुमने, तुम्हारे पेरेंट्स ने देखा हुआ है, आपके पेरेंट्स ने, कि इस यूनिवर्सिटी में भेजना है, इंजीनियरिंग वाली में जाना है, और या मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, कॉलेज में जाना है, मेडिकल कॉलेज वगैरह के अंदर, तो इसके लिए आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में, मुझे दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।